वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस सब। तो आज की क्लास में जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो मोस्टली आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रहने वाले हैं। तो क्लास में आप लोग एंड तक ज़रूर जुड़े रहें। जिनका भी अपकमिंग टाइम में MPNHM CHO अलग अलग स्टेट के लिए GMC एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल ओवर एक क्लास सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, 1 क्लास फॉर ऑल एग्जाम्स। तो यहाँ पर सभी लोग क्लास को एंड तक जरूर ज्वाइन किए रहे। क्लास 1 आवर तक की रहेगी आपके लिए, जिसमें आपको 100 से भी ज़्यादा MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे। और जिनका भी MPNHM का पेपर होने वाला है, तो अभी एग्ज़ाम डेट है जो कंफर्म नहीं हुई है, बट मे बी आपके एग्ज़ाम जुलाई एंड या फिर जुलाई फर्स्ट वीक के जुलाई में मे बी एग्ज़ाम होने के चांसेस रहेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। और साथ ही साथ अलग अलग जगह पर भी CHO के एग्ज़ाम होने वाले हैं। वेस्ट बंगाल में होने वाला है एग्ज़ाम आपका, झारखंड में होने वाला है। सभी एग्ज़ाम पर्पज़ से क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो क्लास को एंड तक जरूर ज्वाइन। क्वेश्चन है आज की क्लास का, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया का मतलब क्या है? ऑप्शन में लार्ज हेड बेबी, लार्ज साइज बेबी, इंक्रीज्ड BMR और एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। क्या होता है मैक्रो का मतलब? लार्ज। अब मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होगा? लार्ज साइज बेबी। क्या है? लार्ज साइज बेबी। दैट मीन्स जो जेस्टेशनल एज रही है उसी के अकॉर्डिंग ही यदि बेबी का वेट है जो 4 kg से अबव जाता है, इसको हम क्या कहेंगे? मैक्रोसोमिया। और जनरली जो मैक्रोसोमिया बेबीज होते हैं, या तो मदर ओबेज हो, मोटापे के कारण होंगे, या फिर डायबिटिक मदर में है जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं मैक्रोसोमिया के बच्चे होने के। दैट मीन्स लार्ज साइज बेबी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस केयर इज नीडेड बाय कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के तौर पर तुरंत इमीडिएट और स्पॉन्टेनियस केयर किसको पड़ेगी, ज़रूरत किसको पड़ेगी? एक्सीडेंट्स पेशेंट को, कम्युनिटी राइवरली, एपिडेमिक डिसीज या फिर इन्वायरमेंटल डिजास्टर। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट और इमीडिएट केयर की ज़रूरत किसको पड़ेगी? तो होगा इन्वायरमेंटल डिजास्टर। क्या होगा? इन्वायरमेंटल डिजास्टर, जैसे कि सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया या फिर फ्लड हो गया। तो इन सभी के कारण जो सिचुएशन होगी वो किस में आएंगे? इन्वायरमेंटल डिजास्टर में। और इसमें सबसे ज़्यादा है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स केयर की ज़रूरत पड़ेगी सभी में, लेकिन बेस्ड ऑन हम प्रायोरिटी यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा? इन्वायरमेंटल डिजास्टर। नेक्स्ट वन इज फ्लैसिड पैरालिसिस, ट्राइपॉड साइन, फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। तो यहाँ पर क्लिनिकल फीचर साइन सिम्टम बताए गए हैं कि फ्लैसिड पैरालिसिस है, ट्राइपॉड साइन है, फीवर है, नोजिया वॉमिटिंग है। तो ये सभी किसके साइन हैं? क्लासिकल साइन यहाँ पे देखिए, ट्राइपॉड साइन दिख रहा है, फ्लैसिड पैरालिसिस है। तो ऑप्शन में है डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, पोलियो या फिर टाइफॉइड। जो फ्लैसिड साइन और ट्राइपॉड साइन है किस में देखने को मिलते हैं? पोलियो में। किस में देखने को मिलेंगे? पोलियो में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, पोलियो। क्या है? पोलियो। तो पोलियो का फ्लैसिड पैरालिसिस का मतलब होगा लूज एंड फ्लॉपी लिम्स। हाथ पैर क्या होना? लूज होना, आपको ऐसे लगेगा जैसे उनमें जान ही नहीं है। और जो ट्राइपॉड साइन है जनरली प्री पैरालिटिक एंड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस, जो कि पोलियोमाइलाइटिस के कारण हुई होगा, जिसमें मसल्स वीकनेस होगी, स्पाज्म देखने को मिलेगा नेक, बैक और कभी कभी हैमस्ट्रिंग मसल्स में। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है किसमें? हैमस्ट्रिंग मसल्स में है जो क्या देखने को मिलेगा? वीकनेस होगी, एक्सटेंशन करेंगे जब आप। तो क्या है? ट्राइपॉड साइन। और क्लासिकल साइन किसका है? पोलियो का। नेक्स्ट वन इज मिसेस सुनीता, 22-year-old लेडी, delivered a premature baby. Which of the following medicine is useful for the newborn baby? यदि 22 साल की लेडी ने डिलीवरी हुई है उसकी, तो प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर हुआ है। कैसा बेबी हुआ है? प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर हुआ है। कौन सी मेडिसिन देंगे हम जिससे न्यूबॉर्न बेबी के लिए वो यूजफुल होगी? ऑक्सीटोसिन, रेनिटिडिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर डेक्सामेथासोन। तो यहाँ पर जो मेडिसिन देना है हमें जिससे न्यूबॉर्न बेबी को हेल्प रहे, वो क्या होगी? वो होगी डेक्सामेथासोन। क्या होगी? डेक्सामेथासोन, जो कि लंग मैच्योरिटी में हेल्प करेगी बेबी की, क्योंकि बेबी क्या है? प्रीमेच्योर है। प्रीमेच्योर बेबी में है जो
लंग्स प्रॉपर मेच्योर नहीं हो पाते तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन हेल्पफुल होगी, वो होगी डेक्सामेथासोन। अब यदि प्रीटर्म प्रीमेच्योर बेबी हुए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे हम, तो यदि लंबे टाइम तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है तब बेबी के लिए क्या डेवलप होता है, तो वो क्या है, फाइब्रोलाइटिक। बेबीज़ के लिए क्या होगा, लंबे टाइम तक जो प्रीमेच्योर बेबी हैं, प्रीटर्म बेबीज़ हैं, उनको लंबे टाइम तक यदि ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो क्या डेवलप होता है, रेटिनोपैथी। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो बच्चे लॉन्ग टर्म तक ऑक्सीजन है जो उनके लिए सप्लाई की जाती है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जाती है, तो क्या चांस होने, सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो होती है रेटिनोपैथी। अब यहाँ पर जो मेडिसिन दी जा रही है लंग्स मेच्योर करने के लिए, यदि बेबी प्रीटर्म प्रीमेच्योर डिलीवर हो गया तो क्या, डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट वन इज द MCTS इज यूज्ड टू ट्रैक। तो ये क्वेश्चन जो लोग BNS एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो MCTS है किसके लिए यूज होगी, तो ऑप्शन में है यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर ऑफ एज, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर ऑफ एज, प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट्स या पोस्ट नेटल मदर एंड न्यूबॉर्न। तो जो यहाँ पर डिजिटल इंडिया मिशन के तहत है, जो MCTS का फुल फॉर्म क्या है, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। तो किसके लिए यूज़ होता है, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे जिनकी एज 5 साल तक की है तो उनके लिए यूज़ किया जाता है मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपको एक ऐप भी है गवर्नमेंट की, MCTS ट्रैकिंग सिस्टम, तो वो आपको एक बार है जो पूरा चेक कर लेना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वन इज, और जो MCTS है किन के लिए जो बेनिफिशियर्स हैं किसको ट्रैक करते हैं, तो ये करेंगे जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है और चिल्ड्रन जिनकी एज 5 साल तक है। नेक्स्ट वन इज क्रिस देयर 3-year-old मेल चाइल्ड हैज़ रिस्क फॉर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो 3 साल का बच्चा है, उसका ICP बढ़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन शुड बी यूज टू प्रिवेंट द इंक्रीज ICP। तो यदि ICP बढ़ा हुआ है और ज़्यादा बढ़ने से हमें प्रिवेंट करना है, एज ए नर्स आप क्या करेंगे, ऑप्शन में प्रोवाइड फॉलोअर्स पोजीशन, एडमिनिस्टर द अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, अवॉइड एक्टिविटीज़ विच में कॉज पेन एंड क्राइंग, या फिर चेंज द पोजीशन फ्रिक्वेंटली। यदि बच्चे का ICP बढ़ा हुआ है और ऐसे केस में आप क्या करेंगे, हमें ICP और बढ़ने से क्या करना है, रोकना है। तो बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ करने से रोकना है जिससे वो रोए या फिर उसको दर्द हो, क्योंकि ICP बढ़ा रहेगा, बच्चा क्राई करेगा तो उसको क्या होगा, पेन होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होगा और ICP भी बढ़ेगा। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी हमें नहीं करने देनी है बच्चे को जिससे बच्चा रोए या फिर उसको दर्द हो। नेक्स्ट वन इज A 2-year-old मेल चाइल्ड हैज़ फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन। तो एक 2 साल का बच्चा, उसके मैनिफेस्टेशन बताए हुए हैं, चेस्ट इन ड्रॉइंग, वीजिंग एंड फीवर, विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ ड्रग फॉर द चाइल्ड। तो यहाँ पर चेस्ट इन ड्रॉइंग है बच्चे को, क्वेश्चन देखिए, 2 साल का बच्चा है, चेस्ट इन ड्रॉइंग है, वीजिंग जैसे अस्थमा वालों को आते हैं, सीटी जैसी बजने लगती है, लेकिन साथ में फीवर है, कौन से ग्रुप की मेडिसिन हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे, डायोरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटी कन्वल्सिव या फिर एनाल्जेसिक। तो बच्चे को फीवर है, दैट मीन्स क्या है, बच्चे को इन्फेक्शन भी है, वीजिंग साउंड आ रहा है, कभी कभी ये निमोनिया के पेशेंट में आने लगता है, और चेस्ट एंड्रॉइंग है, तो ये सभी किसके साइन लगते हैं, निमोनिया टाइप के। तो यहाँ पर जो आप कौन सी मेडिसिन देंगे, तो वो होगी एंटीबायोटिक। कौन सी मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक, क्योंकि बच्चे को फीवर है, वीजिंग साउंड भी है और चेस्ट एंड्रॉइंग है। तो यदि फीवर ऐड हो जाता है दैट मीन्स इन्फेक्शन है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, एंटीबायोटिक से। नेक्स्ट वन इज A 3-year-old न्यूनेट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। 3 साल का बच्चा है, 3 days old इन्फेंट है, न्यूनेट बेबी है, तो उसमें फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, येलो स्क्लेरा, रिफ्यूज्ड टू फीड, खाना नहीं खा रहा है, स्क्लेरा येलो, डार्क कलर यूरिन एंड स्टूल, जो स्टूल पास कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, कैसी डार्क कलर की है। द डॉक्टर सेज हिज पेरेंट्स दैट देयर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम जॉइंटिस एंड फोटोथेरेपी। डॉक्टर उसके पेरेंट्स को कहते हैं कि आपके बच्चे को जॉइंटिस है और उसको हम फोटोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं।
When parents ask about the action of phototherapy, doctor explain that. क्वेश्चन इजी है, बच्चे के साइन बताए हैं कि उसको जॉइंटिस है और डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि बच्चे को आपके जॉइंटिस है और फोटोथेरेपी देंगे हम तो ये ठीक हो जाएगा। तो पेरेंट्स यदि पूछते हैं कि फोटोथेरेपी है क्या, तब आप कैसे एज अ डॉक्टर एक्सप्लेन करेंगे और एज अ नर्स एक्सप्लेन करेंगे। ऑप्शन में है इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एपेटाइट, इट कन्वर्ट्स अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इनटू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इट इंक्रीजेज इम्यूनिटी पावर या फिर इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द न्यूनेट। तो ऐसे केस में एज अ नर्स एज अ डॉक्टर आप क्या कहेंगे पेरेंट्स के लिए, जो बच्चा एडमिट है उसके पेरेंट्स के लिए, कि जो फोटोथेरेपी दी जाएगी आपके बच्चे का जॉइंटिस लेवल कम करने के लिए वो कैसी होगी, जिससे जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा और आपका बच्चा है जो जॉइंटिस से ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आप पेरेंट्स को क्या करेंगे, समझाएंगे और फोटोथेरेपी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइड्रोसेफेलस द नर्स वुड ऑब्जर्व इन अ 2 week ओल्ड इन्फेंट। यदि बच्चे की एज कितनी है, 2 week है, तो हाइड्रोसेफेलस का अर्ली साइन कौन सा होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट, इंक्रीजिंग हेड सर्कमफेरेंस, सनकेन आइज या फिर एक्सेसिव क्राइंग। तो यहाँ पर यदि बल्जिंग फॉन्टेनेल होता तब हम मार्क कर सकते हैं। हाइड्रोसेफेलस में क्या होगा, जो CSF है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसका एक्यूमुलेशन होगा। जब सिर में है जो एक्यूमुलेशन होगा तो साइज क्या रहेगी, बड़ी होगी हेड की। तो यहाँ पर जो हाइड्रोसेफेलस है अर्लीस्ट साइन है, तो यहाँ पर अर्लीस्ट साइन क्या होगा, तो होगा इंक्रीजिंग द हेड सर्कमफेरेंस। जब CSF बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, तो वो क्या होगा, साइज है जो हेड की बड़ी रहेगी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग द हेड सर्कमफेरेंस, जो कि अर्लीस्ट साइन है 2 week ओल्ड इन्फेंट में हाइड्रोसेफेलस के। नेक्स्ट इज राम कुमार, अ 5-year मेल चाइल्ड हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक: वेट लॉस, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, कफ फॉर मोर देन 2 week। डायग्नोसिस में ऑफ राम कुमार, यदि कोई पेशेंट है 5 साल का है, मेल चाइल्ड है, तो यहाँ पर कहा जाता है उसका वेट लॉस हो रहा है, फीवर है, भूख भी नहीं लग रही है, साथ ही साथ जो खांसी है लास्ट मोर देन 2 week से ज़्यादा हो गए हैं तब से है। तो आप क्या डायग्नोस बनाएंगे इस पेशेंट के लिए? अस्थमा, जॉइंटिस, TB या फिर निमोनिया। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वेट लॉस हो रहा है, फीवर भी है, भूख नहीं लग रही है, कफ है जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा की हो गई है, खांसी, हम उसको क्या कहते हैं, TB। और ट्यूब पर A newborn baby is assessed on 1 minute after delivery, has following features: color pink, respiration good and crying, muscle tone active, movement, heart rate 130 per minute, reflex response है ग्राइमेसी। अपगार स्कोर क्या होगा न्यूबॉर्न बेबी का? तो जो अपगार स्कोर में जो जो चीज़ें हम मेजर करते हैं वो बताई हैं। बेबी का कलर पिंक है, रेस्पिरेटरी रेट अच्छी है, बच्चा अच्छा रो रहा है, जो मसल टोन है वो भी एक्टिव मूवमेंट है, हार्ट रेट 130 पर मिनट है और रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स क्या है, ग्राइमेसी है। कितना स्कोर आप देंगे अपगार स्कोर का? 6, 7, 8 या फिर 9? कितना स्कोर देंगे इस तरीके के बच्चे के लिए? तब आप कितना स्कोर देंगे? 8। अब यहाँ पर 8 क्यों दिया जाएगा ये भी देखें हम। अपीयरेंस क्या है, यदि पिंक है तो 2 पॉइंट, तो यहाँ पर क्या कहा, बच्चे का कलर कैसा है, पिंक। फिर आता है पल्स रेट जो कि 100 से 140 की रेंज रखी गई है, मोर देन 100 जाती है तो क्या रहेगा 1 पॉइंट, 100 से 140 के बीच में है तो 2। तो यहाँ पर क्या है, हार्ट रेट कितनी है, 130 है, जो कि किस रेंज में आएगी, 2 में ही आएगी। अब आता है ग्राइमेसी, तो क्राई में स्टिमुलेटेड, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी में क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स क्या है, ग्राइमेसी रिफ्लेक्स हैं जो प्रेजेंट है। एक्टिविटी क्या है, वेल फ्लेक्स्ड एंड रेजिस्टेंस एक्सटेंशन। तो यहाँ पर लास्ट है रेस्पिरेशन, तो अच्छा रो रहा है। जो यहाँ पर पॉइंट होंगे वो कितने होंगे, तो यहाँ पर जो पॉइंट जुड़ेंगे अपगार स्कोर के अकॉर्डिंग वो कितने आएंगे, होंगे 8 पॉइंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको इजी रहे कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज
The condition caused by Plasmodium parasite and is transmitted to human by infected female Anopheles mosquito is referred as। तो ऐसी कंडीशन जिसमें प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है ह्यूमन बीइंग के लिए क्या कौन सा डिसीज है जो कॉज करेगा एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो के थ्रू, वायरल फीवर, जॉइंडिस, मलेरिया या फिर फाइलेरिया। तो जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मलेरिया के लिए। 4 स्पीसीज होती हैं जिसमें से प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है जो इंडिया में मोस्ट कॉमनली होता है, और प्लाज्मोडियम है जो किसकी एक स्पीसीज है, तो क्या क्रिएट करता है, एक कॉज करेगा मलेरिया। नेक्स्ट इज द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज इज। तो रेबीज का एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, ऑप्शन में 10 से 30 दिन, 20 से 60 दिन, 30 से 90 दिन या फिर 60 से 120 दिन। तो जो यहाँ पर एवरेज ड्यूरेशन होता है रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब जब आपकी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन से क्या हो, आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो और उस इन्फेक्शन के साथ में जो साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे इस डिसीज़ के, वो क्या कहलाएगा, इंक्यूबेटरी पीरियड। और रेबीज़ का इंक्यूबेटरी पीरियड कितना होता है, 30 से 90 दिन तक। कितना होता है, 30 to 90 डेज तक का है जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा किसका, रेबीज़ का। रेबीज़ की जो वैक्सीन लगती है उसको पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस मेजर में भी ऐड किया जाता है, आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकता है। रेबीज़ का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट वन इज बबीता, मदर ऑफ अ 4 month old फीमेल चाइल्ड, आस्क द नर्स रिगार्डिंग स्टार्टिंग ऑफ वीनिंग। The nurse advised Babita और सुमित्रा that weaning should be started when her daughter is। तो यदि बच्चा 4 महीने का है उसके पेरेंट्स एक नर्स से पूछते हैं कि वो वीनिंग कब से स्टार्ट करें, तो एज अ नर्स आपको क्या बताना है, 6 month old, 9 month old, 15 month old या फिर 2 year old। तो यदि 4 महीने का बच्चा है, वीनिंग की बात की जा रही है, तो 6 महीने से कब अबव 6 month के बाद से है जो बच्चे में कुछ भी खाना पीना पिलाना खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मार्क क्या होगा, 6 month। तो यहाँ पर रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, 30 से 90 दिन तक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यदि आपको एग्जाम में आता है पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, तो किसके लिए होता है रेबीज के लिए ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि रेबीज का वैक्सीन आप पहले से लगवा के नहीं रख सकते हैं प्री प्रिवेंशन के तौर पर। तो यहाँ पर रेबीज ही एक ऐसी वैक्सीन है, पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट में रेबीज ही आएगा। और साथ ही साथ रेबीज का जो दूसरा नाम भी आता है या फिर इसका एक क्लासिकल साइन आता है, तो क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। एंड रेबीज का एक और साइन एग्जाम में आता है, वो आता है नेग्री बॉडीज, जिसमें जो नर्व सेल्स होती हैं वहाँ पर क्या होगा, नेग्री बॉडीज है जो बनेंगी। तो क्या है, नेग्रीज बॉडीज भी किसका साइन है, रेबीज का। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो रेबीज के आपको 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार इनको आप लोग जरूर है जो दिमाग में बैठा के रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बबीता, मदर ऑफ अ 4 month old फीमेल चाइल्ड, आस्क द नर्स रिगार्डिंग स्टार्टिंग ऑफ वीनिंग। द नर्स एडवाइज बबीता दैट वीनिंग शुड बी स्टार्टेड व्हेन हर डॉटर इज। इजी क्वेश्चन है कि एक कोई पेशेंट है वो अपने 4 महीने की फीमेल चाइल्ड के लिए नर्स से पूछती है कि वीनिंग कब से स्टार्ट करना है। तो एज अ नर्स आप क्या कहेंगे कि वीनिंग स्टार्ट कब से करना है। तो वीनिंग का मतलब होता है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फूड, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ भी फूड इंट्रोड्यूस कराना बेबी को क्या कहलाता है, वीनिंग। वीनिंग की बात हो रही है, तो वीनिंग जो यदि बात करी जाए तो कब स्टार्ट करवाना चाहिए, ऑप्शन में 6 month old, 9 month old, 15 month old या फिर 2 year old। तो यहाँ पर यदि आपको आता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करवाना है, एटलीस्ट 6 month तक। वीनिंग पूछते हैं तो आफ्टर 6 month, जब बच्चे की एज 6 महीने से ज़्यादा हो जाए तब वीनिंग स्टार्ट कराना है। वीनिंग का मतलब है यहाँ पर कुछ भी फूड इंट्रोड्यूस करवाना बेबी के लिए। और यदि आपको आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करवाना चाहिए, तो यदि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहें तो ओनली ब्रेस्ट मिल्क लास्ट 6 month तक, जब तक बच्चा 6 महीने का ना हो जाए, और पॉसिबल हो तो 2 साल तक यदि आप चाहें तो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, प्रीटर्म बेबी आर मोर प्रोन टू सेकेंडरी एटेलेक्टेसिस बिकॉज ऑफ। तो जो प्रीटर्म बेबी होते हैं, बिफोर 37 वीक के डिलीवर होने वाले बेबी होते हैं,
उनमें सेकेंडरी एटेलेक्टिस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एटेलेक्टिस का मतलब होगा लंग्स हैं जो कोलैप्स होंगे, सिकड़े हुए होंगे, तो उनमें क्यों होता है? ऑप्शन में है यहाँ पर लंग्स एल्वियोलाई आर नॉट फुली डेवलप्ड, हीमोग्लोबिन इज लेस देन नॉर्मल, डायफ्राम इज अंडर डेवलप्ड, या फिर सर्फेक्टेंट इज डेफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या रीज़न होगा कि जिससे बेबी में एटेलेक्टेसिस डेवलप हो रहा है? तो यहाँ पर जो प्रीटर्म बेबी हैं एटेलेक्टेसिस होने के चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि सर्फेक्टेंट की कमी के कारण। सर्फेक्टेंट क्या है? लंग्स से रिलीज होने वाली ऐसी सेल्स टिश्यूज हैं जो एल्वियोलाई के चारों तरफ होती हैं। जब लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगे तो सर्फेक्टेंट क्या होंगे? इनकी कमी रहेगी, डेफिशिएंसी होगी, जिसके कारण लंग्स कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। एटेलेक्टेसिस का मतलब होगा लंग्स का कोलैप्स होना, सिकुड़ना लंग्स का। और जब बेबी प्रीटर्म है तो वैसे ही लंग्स हैं जो फुली डेवलप नहीं हो पाएंगे। और प्रीटर्म बेबीज में जो सर्फेक्टेंट की कमी है, सर्फेक्टेंट क्या है यहाँ पर? सर्फेक्टेंट इज रिलीज्ड फ्रॉम द लंग सेल्स। सर्फेक्टेंट क्या है? लंग सेल से लंग से रिलीज होने वाली कुछ सेल्स हैं जो कि एल्वियोलाई के टिश्यू के चारों तरफ रहेंगी, लेकिन जब यही कम होंगी तो लंग सिकुड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन बाय द एल्वियोलर सेल्स। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है एल्वियोलर सेल्स से मिल्क को सीक्रेट करने के लिए? ऑप्शन में प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मिल्क सीक्रेशन के लिए पूछा है यहाँ पर एल्वियोलर सेल से रिलीज होने के लिए कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा? तो होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। लैक्टोजेनेसिस की प्रोसेस यहाँ पर इजी से यदि हम बात करें तो लैक्टोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो वह प्रोलैक्टिन। और यहाँ पर मिल्क सीक्रेशन की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो कौन कर रहा है? प्रोलैक्टिन। यदि मिल्क इजेक्शन की बात की जाती तब होता ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज, और ऑक्सीटोसिन के तीन मेन फंक्शन है। एक तो प्रेगनेंसी में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर लाने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर करवाती हैं उनके लिए, क्योंकि मिल्क इजेक्ट का काम करेगा। तो जो क्या मेन फंक्शन है इसके? दो मेन फंक्शन है ऑक्सीटोसिन के, एग्जाम में आपको आते हैं। और जो प्रोलैक्टिन है और जो ऑक्सीटोसिन है, इसका लेट डाउन रिफ्लेक्स जो है वो क्या है? मिल्क इजेक्शन ही उसको हम कहेंगे। और यदि प्रोलैक्टिन की बात की जाए तो लैक्टोजेनेसिस, दैट मीन्स जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसके लिए हेल्प कौन करेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ सुपरवाइजर इंक्लूड्स। तो एक सुपरवाइजर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? फेमिलियर विथ हेल्थ केयर सिस्टम, फ्लेक्सिबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर मैं बता दूँ जिनका भी अलग अलग जगह जिस भी स्टेट के लिए एग्जाम है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर MP NHM, बस सभी स्टेट एग्जाम के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल है। तो आप लोग पूरी क्लास को जरूर एंड तक देखते रहें। तो एक सुपरवाइजर जो सभी चीज़ों को देखेगा, चेक करेगा, उसमें सभी क्वालिटी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टाइम टू टाइम यदि कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हेल्थ केयर सिस्टम से फेमिलियर होना चाहिए, खड़ूस टाइप का नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो एक सुपरवाइजर की ये सभी क्वालिटी होंगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ JSY, जननी सुरक्षा योजना। क्वेश्चन देखिए, JSY का पर्पस पूछा है, तो JSY का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? जननी सुरक्षा योजना। क्या पर्पस है इसका? ऑप्शन में टू प्रोवाइड कैश असिस्टेंट विथ एंटीनेटल केयर इन अ हेल्थ सेंटर, टू प्रोवाइड कैश असिस्टेंट ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड इन हेल्थ सेंटर, टू प्रोवाइड कैश असिस्टेंट ड्यूरिंग एंटीनेटल एंड इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड इन अ हेल्थ सेंटर। लास्ट है यहाँ पर टू प्रोवाइड कैश असिस्टेंस ड्यूरिंग डिलीवरी एंड पोस्टपार्टम पीरियड इन अ हेल्थ सेंटर। तो यहाँ पर तो JSY स्कीम जननी सुरक्षा योजना है, इसका मेन पर्पस क्या है? तो JSY का जो मेन पर्पस है कि जो एंटीनेटल पीरियड है और इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड है वहाँ पर कैश असिस्टेंट को प्रोवाइड करवाना, जिससे क्या होगा? मदर के लिए तो हेल्प होगी ही, और साथ ही साथ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होने के चांसेस भी कम होंगे, न्यूनेटल मोर्टेलिटी होने के चांसेस भी कम होंगे। तो JSY का यदि पर्पस आता है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन हो एग्जाम में, तो आपको क्या कहना है कि एंटीनेटल
वो पोस्टमार्टम पीरियड के बाद भी हेल्थ सेंटर फैसिलिटी में आपको कैश असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना। अब यहाँ पर यदि आपको JSY पूछा जाता है तो इसमें मैंने लास्ट में एक क्लास ली थी, उसमें आपको बताया था कि जो रूरल एरिया होते हैं, अर्बन एरिया होते हैं, उनमें जो इंसेंटिव दिया जाता है, इनिशियल इंसेंटिव LPL स्टेट और HPL स्टेट को, वो आपको याद रख के जाना है क्योंकि आपको एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाइल सेटिंग गोल्स फॉर हेल्थ प्लानिंग व्हाट वुड बी योर इनिशियल स्टेप। तो यदि आप कुछ भी हेल्थ प्लानिंग का गोल बना रहे हैं तो आपका इनिशियल स्टेप क्या होगा? मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, असिस्ट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, आइडेंटिफाई अनमेट नीड, लिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नीडेड। तो यहाँ पर आप कुछ भी क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं हेल्थ प्लानिंग के लिए, तो आपका एक इनिशियल स्टेप क्या होना चाहिए कि क्या रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको चेक करना। प्लानिंग के पहले जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी उनको चेक करेंगे, आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कुछ भी इवन चाय बनाने भी जाते हैं तो पहले चेक करेंगे पानी है, शक्कर है, पत्ती है, दूध है या नहीं, उसके बाद बनाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर है कि हेल्थ प्लानिंग के लिए आप यदि गोल सेट कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेप आपका क्या होगा, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको चेक करना। नेक्स्ट वन इज NHM लॉन्च द RMNCH+A स्ट्रेटेजी इन। तो RMNCH+A स्ट्रेटेजी NHM ने लॉन्च की है, लेकिन ये कब लॉन्च की है? 2005 में, 2013 में, 2002 में या फिर 2007 में। तो RMNCH+A स्ट्रेटेजी लॉन्च की है NHM ने, कब लॉन्च की है? 2013 में। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। IPHS का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है जो PSC इज क्लासिफाइड एज अ टाइप B व्हेन। तो PSC के लिए टाइप B में क्लासिफाइड किया जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यदि जो PSC है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इनको टाइप B में क्लासीफाई किया जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी? ऑप्शन में डिलीवरी लोड इज मोर देन 10 डिलीवरीज पर मंथ, डिलीवरी लोड इज लेस देन 10 डिलीवरीज पर मंथ, डिलीवरी लोड इज लेस देन 20 डिलीवरीज पर मंथ, डिलीवरी लोड इज मोर देन 20 डिलीवरीज पर मंथ। तो यहाँ पर PHC टाइप B कहा है, तो PHC टाइप B का मतलब है यहाँ पर कि यदि एक महीने में 20 से ज़्यादा डिलीवरी होती हैं तो ये किस में आएगा? टाइप B में। क्या है? इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो PSC को टाइप B में कैटेगराइज किया जाएगा तब जब किसी भी PSC में एक महीने में एटलीस्ट 20 से ज़्यादा डिलीवरी हो गई हो। दो टाइप का यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन डिलीवरी केस लोड, कितनी डिलीवरी होती हैं तो उसके बेस पर यहाँ पर डिलीवरी केस लोड के बेस पर जो PSC दो टाइप के हैं, टाइप A, टाइप B। तो टाइप A में क्या होगा? PHC विथ डिलीवरी लोड ऑफ लेस देन 20 डिलीवरीज इन अ मंथ। तो ऐसे PSC जहाँ पर डिलीवरी लोड कितना हो, 20 डिलीवरी से भी कम हो, वो क्या कहलाएंगे? टाइप A। जब यही डिलीवरी लोड 20 से ज़्यादा हो जाए कि एक महीने में 20 से ज़्यादा डिलीवरी होती है यदि किसी भी PSC सेंटर में, तो क्या कहलाएगा? टाइप B PSC। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, स्पेशली जो आपके टर्म एंड एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आपको CHO का एग्ज़ाम यदि आप लिखने वाले हैं तो उसमें भी आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट अ वाटर वॉश्ड डिसीज। तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो वाटर वॉश्ड डिसीज नहीं है? ऑप्शन में स्कैबीज, ट्रोकोमा, टाइफस या फिर डेंगू फीवर। तो कौन सी डिसीज है जो कि वाटर वॉश्ड डिसीज नहीं है? तो वाटर वॉश्ड का मतलब है गंदे पानी से हो सकती है, आपको पीने से नहीं, वॉश जो गंदा पानी रहेगा बहने वाला है या फिर आप उसको यूज़ करते हैं अपनी बॉडी पर, तो वो है, वो कौन सी? डेंगू फीवर। कौन सी है जो कि वाटर वॉश्ड डिसीज नहीं है? ट्रोकोमा, टाइफस और स्कैबीज ये होने के चांसेस होंगे, लेकिन डेंगू फीवर नहीं होगा। जो वाटर बॉर्न डिसीज होती हैं, इन्फेक्शियस स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, यदि वाटर बॉर्न हो तो ऐसी डिसीज जो कंटामिनेटेड वाटर को पीने से होंगी, जैसे कि यहाँ पर क्या हो सकता है? टाइफॉइड। एंड यदि वाटर वॉश्ड डिसीज की बात की जाए तो जो प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन के कारण जो वाटर रहा है उसका प्रॉपर सैनिटेशन फिल्ट्रेशन नहीं किया गया हो, आप उसको यूज़ कर लेते हैं तो क्या होगी?
वाटर वॉश्ड डिसीज। वाटर बेस्ड डिसीज का मतलब है जो कि एक्वेटिक इंटरब्रेट ऑर्गेनिज्म, जो कि पानी में यदि कुछ ऐसे इन्वर्टिब्रेट हैं और वो पानी आप यूज़ कर लेते हैं तो उसके कारण हो। वेक्टर बॉर्न का मतलब है ऐसी डिसीज जो कोई इंसेक्ट उस पानी में रहता हो लेकिन आप वो पानी यूज़ कर जाते हैं तो क्या कहलाएगी, वेक्टर बॉर्न डिसीज। नेक्स्ट वन इज इन नंबर ऑफ क्लोरीन टैबलेट रिक्वायर्ड टू प्यूरिफाई 20 लीटर ऑफ विजिबली टर्बिड वाटर इज। यदि आपको 20 लीटर विजिबल टर्बिड वाटर को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, तो कितनी क्लोरीन की टैबलेट की ज़रूरत होगी। ऑप्शन में 1, 2, 3 या फिर 4। तो 20 लीटर पानी के लिए बात की जा रही है तो 2 टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी टैबलेट की, 2 टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी 20 लीटर पानी को प्योरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी अ हार्मोन। तो कौन से विटामिन है जिनको हार्मोन भी कहा जाता है, ए, बी, सी या फिर डी। तो जो हार्मोन है क्या कहलाते हैं, एज अ क्या करेंगे, सॉरी जो विटामिन है जो एज अ हार्मोन का काम भी करते हैं वो विटामिन डी, क्योंकि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, विटामिन डी एक्चुअली अ हार्मोन रेदर देन अ विटामिन। इट इज रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द गट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो गट से जो कैल्शियम है उसको ब्लड स्ट्रीम तक ले जाने के लिए कौन से विटामिन हेल्प करते हैं, विटामिन डी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। और विटामिन डी की यदि बात की जा रही है तो सबसे रिच सोर्स क्या है विटामिन डी का, सन। और यदि पूछते हैं कि बर्न पेशेंट में कौन सा विटामिन लॉस होगा तो वो होगा विटामिन डी। नेक्स्ट वन इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। तो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, सी गोपालाचारी या फिर लॉर्ड गैनिंग। तो यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यदि लास्ट जनरल गवर्नर की बात की जाए तो वो कौन थे, सी गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी इंडिया के लास्ट जनरल गवर्नर थे। नेक्स्ट है यहाँ पर द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया इन। तो इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसकी जो डिज़ाइन है असेंबली में कब लाई गई थी, कब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट में जो पास किया गया था इंडिया की डिज़ाइन को अडॉप्ट किया गया था, जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या फिर अगस्त 1950। तो जो इंडिया में नेशनल फ्लैग हम जो फहराते हैं उसका जो यहाँ पर डिज़ाइन की बात हो रही है तो 22 जुलाई 1947 को ही लाया गया था। इनका जो असेंबली में पास हुआ था कब हुआ था, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट वन इज साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट एंड एंटी अपार्थाइड आइकॉन नेल्सन मंडेला died at the age of 95 on December 5, 2013. Which of the following date has been fixed as Mandela Day? ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में आया था इसलिए यहाँ पर इसको ऐड किया गया है कि जो अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, जिनकी 95 साल की एज में दिसंबर 5, 2013 को डेथ हो गई थी। लेकिन दिसंबर 5, 2013 को इनकी डेथ हुई थी, लेकिन हम जो मंडेला डे है, अब इंडिया में तो पता नहीं मनाते हैं कि नहीं, लेकिन जो मंडेला डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है, जुलाई 17, जुलाई 16, जुलाई 19 या फिर जुलाई 18 को। तो मंडेला डे मनाया जाता है जुलाई 18 को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर सेवलॉन कंटेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यदि आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो यदि आपके घर में सेवलॉन कोरोना में सबने खूब खरीदा होगा तो सेवलॉन में है जो क्या क्या रहेगा। ऑप्शन में है यहाँ पर सेट्रिमाइड, क्लोरोहेक्सिडिन, सेट्रिमाइड प्लस क्लोरोहेक्सिडिन, ब्यूटाइल एल्कोहल, सेट्रिमाइड ब्यूटाइल एल्कोहल या फिर सेट्रिमाइड प्लस सेटावलॉन। तो सेवलॉन में क्या क्या है जो रहेगा, क्या क्या केमिकल हैं जो अवेलेबल रहते हैं। तो सेवलॉन में रहता है सेट्रिमाइड प्लस क्लोरोहेक्सिडिन जो कि एक एंटीसेप्टिक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसका केमिकल कंपोनेंट। सेवलॉन सबको पता है, सेवलॉन में क्या क्या अवेलेबल रहेगा, सेट्रिमाइड प्लस क्लोरोहेक्सिडिन। नेक्स्ट वन इज डिसइंफेक्टेंट इन वन विच। तो डिसइंफेक्टेंट क्या है, किल्स बैक्टीरिया एंड स्पोर्स, किल्स बैक्टीरिया ओनली, किल्स स्पोर्स ओनली या फिर किल्स वायरस ओनली। तो डिसइंफेक्टेंट का मतलब है यहाँ पर कि जो ओनली बैक्टीरिया को मारते हैं। कोई भी डिसइंफेक्टेंट है, बैक्टीरिसाइड है, वो क्या करेगा, ओनली जो यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट है क्या करेगा, बैक्टीरिया बस को मारेगा।
स्पोर्स, बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी को हम किससे मार सकते हैं? ऑटोक्लेविंग से। इवन जो स्पोर्स होते हैं किसी भी बैक्टीरिया वायरस के, वो बॉइलिंग से भी नहीं मरते, डिसइंफेक्टेंट से भी नहीं मरते हैं, बट वो ऑटोक्लेविंग से बहुत इजीली मर जाते हैं। तो यदि आपको एग्जाम में पूछें कि डिसइंफेक्टेंट क्या है, तो इससे बैक्टीरिया अकेले मरेंगे। ऑटोक्लेविंग में पूछें कि क्या हो सकता है, तो बैक्टीरिया वायरस के अलावा जो स्टरलाइजेशन की मेथड है, स्पोर्स भी इससे किल हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन। तो जो NRHM है, इसको कब लॉन्च किया गया था? 12 अप्रैल 2005, 12 मार्च 2006, 12 मई 2004 या फिर 12 अगस्त 2005। तो जो NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसको लॉन्च किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 12 अप्रैल 2005 को। कब? 12 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो इनमें से कौन सा है जो सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं है? ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इनमें से कौन से नहीं है? तो वो है सब सेंटर्स। क्या है? सब सेंटर। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन है? कम्युनिटी लेवल पर जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। सेकेंडरी लेवल पर आएंगे PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। टर्सरी लेवल पर ऐसी हॉस्पिटल्स होंगी जिसमें एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो दिया जाएगा, जैसे बर्न के लिए स्पेसिफिक हॉस्पिटल होंगी, प्लास्टिक सर्जरी के लिए अलग होंगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसके लिए होंगे तो टर्सरी हेल्थ केयर में आएंगे। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी हेल्थ केयर में कौन कौन आएगा? PSC, CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। लेकिन जो नहीं आएगा वो क्या होगा? सब सेंटर, जो केयर प्राइमरी लेवल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, जैसे कि सब सेंटर प्राइमरी केयर यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। कहाँ पर? सब सेंटर में। जो भी यहाँ पर सब सेंटर, इनको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहेंगे, तो क्या करवाएंगे? प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराएंगे। यदि सेकेंडरी हेल्थ केयर की बात करी जाए तो वो किस में आएंगे? PSC, CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ द हेल्थ सिस्टम एट द नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पर कौन सा है जो एक पार्ट नहीं है हेल्थ सिस्टम का, ऑफिशियल पार्ट नहीं है? द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द कॉम्प्ट्रोलर एंड हेल्थ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो डायरेक्टली यहाँ पर कहा है कि पार्ट नहीं है हेल्थ केयर सिस्टम का नेशनल लेवल पर, तो वो है द कॉम्प्ट्रोलर एंड हेल्थ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज बाकी DGHS जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर काउंसिल भी है, सभी ऐड है इसमें। लेकिन जो नहीं है वो क्या है? कॉम्प्ट्रोलर एंड हेल्थ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लिंक्ड एन एग्रीमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू कंट्रोल द माल न्यूट्रिशन। तो कौन सी मिनिस्ट्री है अभी यहाँ पर जिसने आयुष के साथ क्या किया था? एग्रीमेंट साइन किया था कि माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करना है, कुपोषण को कंट्रोल करना है। ऑप्शन में है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन या फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने आयुष के साथ मिलकर माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो यहाँ पर आयुष के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और जो नया एक इनिशिएटिव लाया था वो क्या था? पोषण अभियान। क्या था? पोषण अभियान माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, आपको याद रखना है। और इसके लिए किसके साथ मिलके है जो यहाँ पर अप्रोच किया गया इसको? वो था पोषण अभियान। एग्जाम में आता है पोषण अभियान। तो पोषण अभियान यहाँ पर किसके लिए लाया गया था? जो भी यहाँ पर गर्ल्स हैं 18 साल तक, यहाँ पर 0 to 6 ईयर्स तक के एज ग्रुप के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट मदर हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, उनके लिए लाया गया था, जो कि 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पोषण अभियान मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर साइन किया था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, किसको कंट्रोल करने के लिए? माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट वन इज वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज मीन्ड फॉर। तो वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है?
एडोलेसेंट गर्ल्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, एडोलेसेंट बॉयज, प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन, या फिर एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहाँ पर वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम एग्जाम में आता है, तो एक इसके लिए लाया गया था, जो भी एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं इनके लिए इसको लाया गया था। लॉन्च किया गया था 25 जुलाई 2013 को। टारगेट ग्रुप आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर WIFHS में दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर WIFHS में कि जो टारगेट ग्रुप है तो वो कौन से 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के। लेकिन यदि आपको इस तरीके से नहीं आता है तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे तो हैं ही, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इंक्लूड होंगे, लेकिन 6th to 12th क्लास तक के जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं वहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ का एनरोलमेंट करवाना किसके लिए, WIFHS का बेनिफिशियर्स के तौर पर। तो यहाँ पर वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे हैं जो इंक्लूड किए जाएंगे, जो कि 6th to 12th क्लास तक के बच्चे भी यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज एपिजियोटोमी हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग। तो एपिजियोटोमी और पेरिनियोटोमी कब की जाती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो एपिजियोटोमी कब की जाती है, जब फुली सर्वाइकल डायलेटेशन हो चुका हो, बेबी का सिर है जो कहाँ पर हो, सर्विक्स के यहाँ पर हो, फुली सर्विक्स डायलेट हो, तब एपिजियोटोमी की जाएगी। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में है जो क्या किया जाएगा, एपिजियोटोमी की जाएगी। दो टाइप की होती है, मीडियन और मीडियोलेटरल। क्या होती है, मीडियन और मीडियोलेटरल। नेक्स्ट वन इज द मीनिंग ऑफ ARSH अंडर RMNCH+A प्रोग्राम। तो RMNCH+A प्रोग्राम में ARSH का मतलब क्या है, तो यहाँ पर ARSH का मतलब है RMNCH+A प्रोग्राम में ऑप्शन है, का मतलब क्या है RMNCH+A प्रोग्राम में, ऑप्शन है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सोशल हेल्थ, एडोलेसेंट रेगुलेशन एंड सेक्सुअल हेल्थ, एंड एडोलेसेंट रिवार्ड एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो RMNCH+A प्रोग्राम में +A ऐड किया गया था एडोलेसेंट ग्रुप के लिए। अब यहाँ पर ARSH का मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। क्या है, जो यहाँ पर RMNCH+A प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट। तो यहाँ पर जो +A है, जो यहाँ पर स्ट्रेटेजी लाई गई थी, तो इसमें प्लस जो ARSH इंक्लूड किया गया था, तो यहाँ पर था कि जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के, उनमें रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ को अवेयर करना, बढ़ावा देना। तो यहाँ पर ARSH का मतलब आपको एग्जाम में आ सकता है, तो क्या है, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द एडोलेसेंट पीपल आर इज विच एज ग्रुप एज पर WHO। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन एडोलेसेंट हेल्थ से आते हैं, तो उसमें आपके यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पर ARSH हमने पढ़ लिया, जो कि प्रोग्राम है RMNCH+A के इंक्लूडेड। यहाँ पर अब है कि एडोलेसेंट पीपल की एज कितनी रखी गई है WHO के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में 10 to 16 ईयर, 10 to 19 ईयर, 15 to 24 ईयर, या फिर 10 to 24 ईयर। तो जो एडोलेसेंट पीपल हैं, यदि हिंदी में बात करें हम, तो किशोरावस्था, कितने एज ग्रुप के लिए, 10 से 19 साल तक के लिए। अब जो यहाँ पर RBS के प्रोग्राम लाया गया था एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए ही है। ध्यान से देखिए, जो आपको 5 नंबर का सेक्शन आता है एडोलेसेंट ग्रुप से CHO NHM एग्जाम में, तो उसमें आपको एडोलेसेंट एज ग्रुप में बिहेवियरल प्रॉब्लम, सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स, साथ ही साथ कौन से प्रोग्राम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सब यहाँ पर ऐड की गई हैं। तो RBS के प्रोग्राम भी इसी का प्रोग्राम है, एडोलेसेंट के प्रोग्राम है, ये भी एडोलेसेंट हेल्थ ग्रुप के लिए। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो एडोलेसेंट पीपल हैं किस एज ग्रुप के, 10 से 19 साल तक के, 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के लोग किस में आएंगे, एडोलेसेंट ग्रुप में। यहाँ पर एज ग्रुप यदि पूछा जाता है तो क्या है, 10 to 19 ईयर्स। प्रोग्राम आते हैं अलग अलग, तो RBS के प्रोग्राम भी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी किसके लिए है, एडोलेसेंट के लिए। तो यहाँ पर बर्थ से लेके 18 साल तक के लिए है, लेकिन जो RBS के है कब के लिए, यदि बेनिफिशियर्स पूछे, बर्थ टू 18 ईयर, जिसमें 4Ds कवर होते हैं, डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी डिसीज, डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटीज,
लॉन्च हुआ था फरवरी 2013 में। ये आपको बेसिक पॉइंट से याद रखिए, आप लोग एग्जाम में आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ। तो JSY प्रोग्राम है, किस पर फोकस करेगा? तो पहले हमने देखा कि इसका जो प्रिंसिपल एम है वो क्या था कि कैशलेस डिलीवरी करवाना, कोई कैश असिस्टेंट प्रोवाइड कराना एंटीनेटल पोस्ट नेटल डिलीवरी हेल्थ सेंटर पर। अब है यहाँ पर कि JSY प्रोग्राम किस चीज़ पर फोकस करेगा, किसको कम करने पर फोकस करेगा? मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी, गर्ल मॉर्टेलिटी, एडोलेसेंट मॉर्टेलिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो सबको पता है कि जननी सुरक्षा योजना है जो मैटरनल दैट मीन्स मदर और जो न्यूनेटल बेबी है उसकी डेथ को रोकने के लिए, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए योजना लाई गई थी, जननी सुरक्षा योजना, जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा दिया गया जिससे जो मैटरनल और न्यूनेटल डेथ होती है उनको कम कर सके। नेक्स्ट वन इज लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया इज। तो भारत में जो मैटरनल डेथ होती है, मदर्स की डेथ होती हैं, तो मैटरनल डेथ कंसीडर कब की जाती है? जब प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर डिलीवरी के 42 डेज तक जो डेथ कंसीडर की जाती है वो किस में आती है? मैटरनल डेथ में। वो इंडिया में मोस्ट और लीडिंग कॉज, सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज का मतलब सबसे ज़्यादा डेथ होती है जो मैटरनल डेथ किसके कारण होती है? ऑप्शन में एनीमिया, हेमरेज, सेप्सिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो जो मैटरनल डेथ होती है इंडिया में, इनका मोस्ट कॉमन कॉज है हेमरेज। क्या है? हेमरेज, ऑब्स्ट्रेटिक हेमरेज। तो अब ऑब्स्ट्रेटिक हेमरेज एंटी, इंट्रा, पोस्ट नेटल तीनों टाइम का हो सकता है, लेकिन मेनली ऑब्स्ट्रेटिक हेमरेज में भी पूछते हैं तो वो होता है PPH, पोस्ट पार्टम हेमरेज, मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है इंडिया में डेथ का। फिर आता है BP, सेप्सिस, एनीमिया और अदर्स रीजन हो सकते हैं, लेकिन लीडिंग कॉज पूछें तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रेटिक हेमरेज, जो कि एंटी नेटल पीरियड में, इंट्रानेटल पीरियड या फिर पोस्ट नेटल पीरियड जो कि PPH कंसीडर कहेंगे हम, पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे, वो आपका हो सकता है। नेक्स्ट वन इज वाइट और येलोइश वाइट सीक्रेशन दैट लास्ट फॉर 10 to 15 डेज आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। तो व्हाइट और येलो कलर का जो सीक्रेशन होगा डिलीवरी के 10 से 15 दिनों के बाद, वो क्या कहलाएगा? डिलीवरी के 10 से 15 दिनों के बाद होगा जो व्हाइट येलोइश टाइप का सीक्रेशन, वो क्या कहलाएगा? लोचिया रूब्रा, लोचिया सेरोसा, लोचिया अल्बा या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो 10 to 15 डेज आफ्टर डिलीवरी की बात की जा रही है, तो जो सीक्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा? लोचिया अल्बा। 3 टाइप के होते हैं, रूब्रा, सेरोसा, अल्बा। तो सबसे पहले जो होगा इनिशियल डेज में वो क्या होगा? 3 to 4 डेज, जो कि डार्क रेड कलर का होगा, जिसमें मेकोनियम, डेसिडी और बिट्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स रहेंगे। सिरोसा होगा 4 to 10 डेज में, जो सेकेंड वीक होगा उसमें होने के चांसेस जनरली रहते हैं। लास्ट होगा लोचिया अल्वा, जो कि वाइटिश येलो कलर का होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द हार्मोन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। तो मिल्क इजेक्शन के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मिल्क इजेक्शन के लिए वो कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइडेड इन द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोग्राम फॉर अ लैक्टेटिंग मदर इज। तो एक लैक्टेटिंग मदर जो कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोग्राम के तहत कितना प्रोटीन प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए? 10 to 15 ग्राम पर डे की बात हो रही है यहाँ पर, 12 to 15 ग्राम, 18 to 20 ग्राम या फिर 20 to 25 ग्राम। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोग्राम के तहत यदि आयरन की बात की जा रही है तो एक लैक्टेटिंग मदर को 18 से 20 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग में सेट करके रखिए इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आपके आता है। अ वुमेन इज डायग्नोज्ड टू हैव सीवियर एनीमिया व्हेन द हीमोग्लोबिन इज बिलो। तो यदि किसी वुमेन का हीमोग्लोबिन लेवल कितने से कम होगा जब उसको सीवियर एनीमिया है, जो कंसीडरेट किया जाएगा, माना जाएगा कि उसको सीवियर एनीमिया की कंडीशन है। ऑप्शन में 7 ग्राम पर DL, 10 ग्राम पर DL, 11 ग्राम पर DL या फिर 12 ग्राम पर DL। तो जो हीमोग्लोबिन लेवल की बात की जा रही है, यदि सीवियर एनीमिया है किसी लेडी के लिए तो हीमोग्लोबिन लेवल कितना जाएगा? 7 ग्राम पर DL से भी कम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ICMR दोनों ने रेंज अलग अलग रखी हैं, थोड़ा सा चेंज है लेकिन इनमें। तो यदि आपको जनरली एग्जाम में WHO का ही आता है, आपको तो मेनली याद रखना है। तो यदि हीमोग्लोबिन लेवल कितना हो? 11 से कम जाए, कितना है? 11 से कम जाए तो क्या माना जाएगा? एनीमिया, करेक्ट।
यदि हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 11 ग्राम पर DL से कम जाता है तो क्या होगा, एनीमिया। लेकिन यदि इनकी कैटेगरी आती है माइल्ड मॉडरेट सीवियर, क्या आती है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, तो माइल्ड में हीमोग्लोबिन लेवल 9 to 11 कंसीडर किया जाएगा। फिर आता है मॉडरेट टू 7 to 9 रहेगा इसमें। यदि सीवियर की बात करें तो जब हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 7 ग्राम पर DL चला जाता है तब वो क्या आएगा, सीवियर एनीमिया। वो वेरी सीवियर में तो लेस देन 7 है जो डीकम्पनसेट है जो हो जाएगी सिचुएशन। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टारगेट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स में क्या किया जाता है कि हमें क्या करना है, जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट के साथ साथ जनसंख्या को रोकने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम लाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इसका मेन टारगेट ग्रुप कौन होगा, मेल आफ्टर फर्टाइल एज, कपल्स इन द फर्टाइल एज, चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर, फिर वुमेन आफ्टर फर्टाइल एज। तो यहाँ पर किसी मेल या फिर फीमेल किसी पर्टिकुलर को तो हम टारगेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कपल कौन होंगे, कपल हैं जो कि फर्टाइल एज में है। फर्टाइल एज का मतलब है रिप्रोडक्टरी एज में है, 15 से 45 ईयर्स तक के लोगों को इसमें कंसीडर किया जाता है। तो यदि यहाँ पर बात की जाती है फर्टाइल ग्रुप की तो यहाँ पर ऐसे कपल्स, ऐसे मेल फीमेल दोनों जो कपल माने जाते हैं तो उनको ऐसे लोगों को कंसीडर किया जाएगा जो क्या हो, फर्टाइल एज ग्रुप में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, उनको यहाँ पर टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हेन इंडिया गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो इंडियन गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कब अडॉप्ट किया था, तो इजी क्वेश्चन है, 1952 में प्रोग्राम है जो अडॉप्ट किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पर द विटामिन सप्लीमेंट दैट इज एडमिनिस्टर्ड सून आफ्टर बर्थ इज। तो कौन से विटामिन सप्लीमेंट हैं जो कि जन्म के तुरंत बाद लगाए जाते हैं, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन K या फिर विटामिन E। तो यहाँ पर कौन से विटामिन हैं जो कि एडमिनिस्टर किए जाते हैं आफ्टर बर्थ, तो वो है विटामिन K। क्यों दिए जाते हैं, हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए। अब इसकी कैटेगरी होती हैं जो कि एग्जाम में आपको आ सकती हैं, तो यहाँ पे बताते हैं विटामिन K क्यों दिया जाता है, आफ्टर बर्थ दिया जाता है हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए बच्चे में। लेकिन यदि यहाँ पर बच्चा प्रीमेच्योर है और उसका बर्थ वेट क्या है, 1 kg से भी कम है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, यदि बच्चे का वेट लेस देन 1 kg है तब विटामिन K जो हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करते हैं वो देंगे 0.5 mg। लेकिन जब बच्चा नॉर्मल बर्थ वेट के साथ पैदा हुआ है तो 1 mg इंट्रामस्कुलर देंगे। बेसिक पॉइंट से याद रखना है, विटामिन K आफ्टर बर्थ हम दे रहे हैं बच्चे में तो कितना देना है, यदि बच्चा प्रीमेच्योर है, लेस देन 1000 ग्राम और 1 kg से भी कम वेट है तब हमें 0.5 mg देना है इंट्रामस्कुलर। लेकिन यदि नॉर्मल बर्थ वेट है तो 1 mg देना है इंट्रामस्कुलर रूट से। और एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या क्या दिया जाता है, विटामिन K, हेपेटाइटिस B, BCG वैक्सीन, ये क्या दिए जाते हैं, और ओरल पोलियो वैक्सीन है एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाने वाले विटामिन और यहाँ पर क्या है, वैक्सीन है। क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि इसको मैं कई बार आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आई होप आपको विटामिन K समझ में आ गया हो कि आफ्टर बर्थ विटामिन K दिया जाएगा, लेकिन इसके डोज हैं जो अलग अलग होते हैं। जो 1 kg से वेट कम होगा उनके लिए अलग। एक क्वेश्चन आपके लिए है, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीव द एनुअल हेल्थ सर्वे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनुअल हेल्थ सर्वे कब कंडक्ट करवाया था, 2004, 2005, 2006 या फिर 2007 में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। और एक वोटिंग पोल है जो आज आपको चैनल में कम्युनिटी पोस्ट में करवाया जाएगा, तो उसमें आप अपनी जो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आज ही आपको आफ्टर 10 मिनट क्लास के बाद स्टार्ट करवाया जाएगा, आप उसमें अपनी राय ज़रूर देना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग जरूर देना कि एनुअल हेल्थ सर्वे है जो इंडिया में कब कंडक्ट करवाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब करवाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।